नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के विदेश नीति के उन पहलुओं से जो अमूमन हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, लेकिन ये वे नीतियां और कार्यक्रम हैं जिन्होंने हमें दुनिया में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। तो अपने इस अंक में हम आपको ले आए हैं भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू में महात्मा बुद्ध की 169 फीट ऊंची इस मूर्ति को शायद आप पहचान रहे होंगे, लेकिन इस अंक में हम आपको दिखाएंगे किस तरह भारत और भूटान की मैत्री ने इस पूरे इलाके में शांति और विकास को कायम रखने में मदद की है। राज्यसभा टीवी ने भारत भूटान संबंधों से जुड़े कई पहलुओं को खुद देखा, लोगों से बातें की और गवाह बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक और पहली भूटान यात्रा का। ये भी देखा कि लोग भारत से, भारत की वजूद से और भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा से कितने आह्लादित हैं। हमने देखा कि कैसे भूटान के लोगों ने भारत के लोकतंत्र को समझा है और किस तरह भारत के आकार और अर्थव्यवस्था से अपने लिए ताकत हासिल की है। ये पाया कि भारत और भूटान की सीमा उसे भले ही अलग करती है, लेकिन दोनों के मन का मिलन अतुलनीय है। ये नजारा भारत में हो रहे किसी चुनाव का नहीं, भूटान की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का है। भूटान के पारो एयरपोर्ट से राजधानी थिम्पू तक ये मानव दीवार, रंग बिरंगे पताके, भूटानी बच्चे, महिलाएं और जवान, सभी के चेहरे पर छाई ये खुशी दोनों देशों के बीच के सहज आकर्षण को साफ साफ इंगित कर रहे हैं। और भूटानी लोगों की इस चाहत का नेतृत्व कर रहे थे खुद उनके प्रधानमंत्री। It is about celebrating our ties of friendship. It is about celebrating an honest celebration of our friendship. खुशी हो भी क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी तो प्रधानमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर अपनी सबसे पहली राजकीय यात्रा भूटान की ही की। 15 और 16 जून 2014 को संपन्न इस यात्रा ने भूटान को सम्मान भी दिया और प्यार भी। नरेंद्र मोदी के साथ यहां आई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी। संदेश ये था कि भारत में सरकार चाहे जिसकी हो, भूटान के प्रति भारत के स्नेह में कोई कमी नहीं होगी। भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं के हमारे बंधनों के कारण है। भूटान का भारत से सांस्कृतिक संबंध 8वीं सदी से शुरू होता है, जब बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वहां गुरु पद्मसंभव पहुंचे थे। भूटान में उन्हें गुरु रिंपोचे के नाम से प्रसिद्धि मिली। फिर पूरा का पूरा भूटान बौद्ध देश बन गया। भूटान के लोग अपनी संस्कृति को काफ़ी पसंद करते हैं और यह तरीका है अपनी संस्कृति को बचाए और बनाए रखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को अपनी पहली विदेश यात्रा का स्थल बनाकर एशियाई देशों को संदेश दिया कि भारत और भूटान का संबंध मॉडल बन सकता है सभी देशों के दो तरफा संबंधों का। Our vision of development should be common, and therefore Bhutan should be for Bharat and Bharat should be for Bhutan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने एक तरीके से भारत की विदेश नीति में नए आयाम का आगाज किया है।
मतलब साफ है, भारत अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को तरजीह देगा, लेकिन भारत के साथ जो दूसरे तरीके से बर्ताव करते हैं, उनके साथ भारत दूसरे तरीके से ही बर्ताव करेगा। भूटानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि भारत की मजबूती में भूटान का भी बड़ा फायदा है, और सिर्फ भूटान का ही नहीं बल्कि पूरे सार्क के क्षेत्र का। विदेश नीति में ये एक नए तरीके की साफ गोई थी। भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में और विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाकर के भारत अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता। इतिहास गवाह है कि भारत ने भूटान का ख्याल हमेशा किया, उससे बराबरी के स्तर पर पेश आया। ऐसे कई मौके रहे जब भारत ने भूटान नरेश को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, ये तब की हैं जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली भूटान यात्रा की थी। उन्होंने पहाड़ी रास्तों से खच्चर और याक पर बैठकर भूटान की यात्रा की। 1958 की बात है, उस समय भूटान में मोटर वाहनों के रास्ते नहीं थे, न ही उस समय वहां कोई हवाई अड्डा भी था। तकरीबन 7 दिनों तक अपनी इस यात्रा के दौरान नेहरू पूरी दुनिया से कट गए थे, लेकिन उन्होंने वो यात्रा नहीं छोड़ी। उन्होंने उसी समय भूटान को आश्वस्त किया था कि भारत हमेशा भूटान की आजादी का सम्मान करेगा। जैसे हमें अपने देश के लिए प्रिय है, वैसे ही हमें औरों के लिए भी स्वतंत्रता प्रिय है। In modern times, this engagement between these two closest neighbors, India and Bhutan, began after the meeting of two visionary leaders, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and the third king of Bhutan, Jigme Dorji Wangchuk. उसके पहले भूटान ने खुद को अलगाव में डाल रखा था। डर था कहीं कोई उसे हड़प न ले। उसके इस अलगाव को भारत ने ही खत्म किया। छोटा देश होने के बावजूद भूटान के लोगों को एक खास तरीके के अनुशासन में बंधे रहने की ट्रेनिंग दी गई है। भले ही वहाँ लोकतंत्र अभी नया नया आया है, लेकिन लोगों ने लोकतंत्र को जीना सीख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोगों का यह उत्साह यह दर्शाता है कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को कितना पसंद करते हैं और कितना वे भारत से जुड़े होने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भूटान और भारत के रिश्ते के बीच की खास बात यह है कि इन दोनों के रिश्ते की प्रगाढ़ता की तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। चाहे वो रणनीतिक मामला हो, राजनयिक या आर्थिक सहयोग के पहलू, दोनों देश के रिश्ते अतुल्य हैं। दरअसल भारत की आजादी के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। नतीजतन 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने इन दोनों देशों को स्थायी मित्रता के सूत्र में बांध दिया। भारत भूटान की संधि की कुछ खास बातों में ये रहा कि दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती रहेगी। भूटान के अंदरूनी मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार होगा। भूटान को भारत में हर तरह का रास्ता दिया जाएगा। भूटान हथियारों की खरीद या बिक्री भारत की सहमति के बगैर नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के साथ अपने नागरिक की तरह सलूक करेंगे और दोनों एक दूसरे के देश के अपराधियों को न्याय के लिए लौटाएंगे। ये संधि 2 मुल्कों के बीच थी जिनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए बाहरी ताकतों के षड्यंत्र का अंदेशा था। भूटान बड़े राष्ट्रों के बीच खींचतान या टकराव की रणनीति का शिकार न बने, यही सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहां तिब्बत यानी चीन और भूटान के बीच का 0 पॉइंट कहा जाता है। पहले यह रास्ता तिब्बतियों और भूटानियों को आने जाने के लिए खुला रहता था। इस रास्ते से व्यापार भी होते थे, लेकिन चीन ने यह रास्ता बंद कर दिया और भूटान ने भी अब यह रास्ता बंद कर रखा है।
दोनों देशों के बीच अभी कोई राजनयिक संपर्क भी नहीं रह गया है। तिब्बत का हश्र देखकर चीन के प्रति उसकी आशंका बनी रही, तो भारत के साथ उसने अपना भविष्य पूरी तरह जोड़ लिया। और तब 1961 में शुरू हुई भारत की तर्ज पर भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना। भारत से भूटान को मदद को समझने के लिए इतना कह सकते हैं कि भारतीय योजना आयोग ने ही भूटान की पंचवर्षीय योजना बनाई और भारत ने भूटान की पहली कई योजनाओं की पूरी राशि दी, ताकि संसाधन की कमी से भूटान का विकास न रुके। चाहे वो शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, बिजली और सड़क निर्माण का मामला हो या राजनयिक सहयोग, भारत ने हर कदम पर भूटान को अलगाव से बाहर लाकर खुले में खड़ा किया। 2014 के बजट में भी भारत ने भूटान को 6074 करोड़ रुपए दिए हैं, जो इस साल किसी अन्य देश को दिए जाने वाली मदद में सबसे ज्यादा है। अभी हम जिस सड़क पे खड़े हैं वह भूटान की राजधानी थिम्पू को भारत की तरफ भूटान के अंतिम छोर फुनसोलिंग को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण दंतक ने किया है, जो भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। भारत के दंतक ने इस तरह की कई सड़कें यानी अधिकांश सड़कें भूटान में बनाई हैं। इसका निर्माण भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1961 में ही कर दिया गया था। बीआरओ दंतक ने भूटान में करीब 1800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। यही नहीं, पारो और यांगफुला में एयरपोर्ट भी बनाए। इसने अपने हुनर से कई हेलीपैड तैयार किए और दूरसंचार और रेडियो स्टेशन के अलावा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण किए। पन बिजली स्टेशन और सीमेंट प्लांट की स्थापना तो दंतक के नियमित काम बन गए। चूंकि भूटान की अर्थव्यवस्था छोटी है और संसाधन भी कम है, इसीलिए भारत उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। लेकिन ये संबंध एक तरफा नहीं है। एशिया में भूटान एकमात्र ऐसी जगह है जिसने सतत विकास के साथ साथ पर्यावरण की सबसे ज्यादा चिंता की है। उसने लोगों को और अपने देश को आधुनिकीकरण के अंधाधुंध दौड़ में शामिल होने नहीं दिया है और भारत ने सदैव भूटान के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उसी प्रकार से मदद की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं भारत भूटान संबंधों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम। फिलहाल हम खड़े हैं थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास के सामने, जिसे इंडिया हाउस कहते हैं। भूटान में भारत और भूटान के संबंधों के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम यहीं बैठे हमारे राजनयिक करते हैं। थिम्पू को देखकर नहीं लगता कि हम किसी अविकसित देश की राजधानी में खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ थिम्पू में है। इन सभी जगहों के बाशिंदों के मन में भारत के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है। I have studied in India in terms of both schooling and higher studies in college. I also, like many of my colleagues in the media, we have received our training in India. I had the privilege of working with the Indian Express newspaper in Delhi for 2 years. We are very happy that India has always been very supportive to Bhutan. I think India is beautiful and I love India. थिम्पू से बाहर गांवों की तरफ भी जाएं तो कहीं कोई कमी नहीं दिखती। हम भूटान के एक सुदूर गांव में गए, ग्रामीण लोगों के घरों में भी गए, लोगों से पूछा कैसा है। सभी ने कहा उनकी जिंदगी अच्छी है और सभी ने इसमें भारत के सहयोग की तारीफ की। Whatever we do in Bhutan, like for example, even on agriculture sector, even in the cultivation of our crops, organic farming, everything, India government is giving budget to Bhutan. So indirectly or directly, they are the main supporter of Bhutan. भूटान ने अपनी खास परिस्थितियों में यह तय किया है कि वो दुनिया की भागदौड़ में शामिल होने की बजाय अपने लोगों के जीवन में खुशी लाने की नीतियां बनाएगा। इसके लिए पूर्व भूटान नरेश जिग्मे सिंघमे वांगचुक ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशी का विचार सबके सामने रखा था। We have had a lot of success in bringing about a good GNH based development model in Bhutan.
Some call it the happiness development model. This basically means that because we have financial support from India and grants from India, we do not have to exploit our natural resources too much. We don't have to go in for full-scale industrialization. भारत ने भूटान की इस खुशी को बढ़ाने में खास योगदान किया है। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने भूटान के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आसान बना दिया। Maybe not to the extent of the level of industries that India has, but I think something that is more suitable to the level of economy of Bhutan. I think it's necessary, but as an environmental person, I would say that all those have to be environmentally cautious. और ये है भूटान के उद्योग, ये है जूस और दूध बनाने वाली कंपनी। पर्यावरण की रक्षा करते हुए भूटान ने सीमित संख्या में कुछ ऐसे ही उद्योगों को लगाने की इजाजत दी है। People can come here easily. We can increase the employmentship of Indian as well as the Bhutanese people. भूटान के उद्योगपति चाहते हैं कि भारत से निवेश और बढ़ाया जाए, साथ ही भूटान के उद्योगपतियों को भारत अलग से सहायता करे। If there is some sort of from the government of India, if there is some, if they can look towards creating finances that can be made available at a little lower cost for traders and business people in Bhutan, I think that would be of huge benefit to the business community in Bhutan. भारत ने भूटान की मुद्रा न्यूट्रम को रुपए के समान मूल्य पर रखा है। इस वजह से भारत के सीमाई इलाकों और भूटान में सभी जगह दोनों मुद्राएं काम करती हैं। इस मॉडल को अपनाया जाए तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब सार्क देशों में सभी जगह सभी सदस्य देशों की मुद्राएं काम करेंगी। भारत और भूटान के बीच सहयोग का सबसे बड़ा तत्व है ऊर्जा सहयोग। यह है स्वच्छ ऊर्जा, यह है जल विद्युत। यह न सिर्फ भारत को ऊर्जा देता है बल्कि भूटान के लोकतंत्र को भी इससे ऊर्जा मिलती है। Since it happens to be the best resource they have, not harnessing in time would mean losing it forever. What is flowing today, that is actually white gold going waste. So as much development possible, as sustained development. जल भूटान का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। भारत के सहयोग से भूटान ने जल संसाधन का उपयोग बिजली बनाने और सिंचाई करने में शुरू किया। भूटान ने अपनी नदियों पर 2020 तक 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हम हैं अभी चोखा पावर प्लांट के अंदर। भारत के सहयोग से बना हुआ भूटान का यह पहला पावर प्लांट है। 336 मेगावाट कैपेसिटी वाला यह पावर प्लांट 1988 में बना था और तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका उद्घाटन किया था। भूटान की नदियां ऐसी हैं कि पन बिजली बनाने में विस्थापन नाम मात्र का होता है और पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचती है। If you ask a village or you ask a community whether you want a project or not, communities will start fighting amongst themselves to say that we want the project in our community because there is a socio-economic gain from bringing in such large hydro projects. भारत सरकार अनुदान के आधार पर अपने इंजीनियर और संसाधनों से भूटान में डैम और पावर प्लांट लगाती है, फिर 2 साल तक उसे चलाती है जिससे वो ठीक तरीके से काम करने लगे। प्लांट बनने के साथ ही भारत भूटान से बिजली खरीदने लगता है। 2 साल बाद डैम और प्लांट पूरी तरह भूटान को सौंप दिया जाता है। If you look at the financing that the government of India provides, the debt financing is normally of very simple interest, low interest, simple low interest with no guarantees required to be provided. The equity is being given to the government of Bhutan free of cost as a grant. So when you have an equity which is grant and you have a loan which is simple interest and that interest rate is also very low, definitely your cost of construction of a project are far more lower. भूटान को पनबिजली परियोजनाओं से अच्छी आमदनी हो रही है। इससे भूटान को अपनी विकास योजनाओं को लागू करने के लिए प्रचुर राशि प्राप्त हो रही है। आप देख रहे हैं तला का यह डैम। इस डैम से जो पानी जाता है पावर प्लांट के लिए, उस पावर प्लांट से 1020 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। भारत के सहयोग से बना हुआ
भूटान का अभी तक का यह सबसे बड़ा डैम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह के व्यवहार शायद ही देखने को मिलते हैं। यहाँ अपनाई गई भारत नीति की खासियत है कि अपने मित्र देश की क्षमता का निर्माण कर उसे अपने पांव पर खड़ा करना। In the relationship, shared interest, shared security, shared prosperity, shared values that came out of culture and tradition. एक समय था जब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आतंकवादियों ने भूटान में अड्डा जमा लिया था। भूटान ने उस समय सख्त निर्णय लिया, भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई का निर्देशन खुद भूटान के तत्कालीन नरेश जिग्मे सिंघवे वांगचुक ने किया। Friendly neighbor of India, the closest friendly neighbor of India, it has also burden of common security. Bhutan and India relationship is a blueprint for the region because it shows how a big neighbor and a small neighbor can have a very good relationship with mutual respect and mutual cooperation and mutual benefit. ये है भारत भूटान की सीमा पर स्थित गेट। एक तरफ भूटान का फुनसोलिंग, दूसरी तरफ भारत का जयगांव। ये गेट कभी बंद नहीं होता। इस पार से उस पार पैदल या गाड़ी से चले जाएं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, ना ही वीजा की जरूरत, ना ही पासपोर्ट का झंझट। Indian tourists will find it the easiest to visit Bhutan because unlike international tourists, they don't have to pay any visa fee. They will get permits much easier. And at the same time, we are going all out to attract Indian tourists to Bhutan from Indian cities. हाँ, लेकिन फेंसुलिंग शहर से बाहर जाने के लिए भारतीय लोगों को एक परमिट दिया जाता है जो सिर्फ भारत का मतदाता पहचान पत्र दिखाने से मिल जाता है। लेकिन भारत में भूटान के लोगों के लिए तो किसी परमिट की भी पाबंदी नहीं है। भूटान के लोग भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और यहाँ तक कि रोजगार भी कर सकते हैं। जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित खूबसूरत भूटान भारत की आजादी तक पूर्ण राजशाही बना रहा। आज भूटान एक ऊर्जावान लोकतंत्र है, लेकिन आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र की ईंट, लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ खुद राजशाही ने रखी। भूटान के राजा को इस मामले में चतुर और समझदार माना जाता है क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की सुबगाहट शुरू होने के पहले ही जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने शुरू कर दिए। पहले राजशाही के लोगों ने पार्टी बनाकर लोकतंत्र में शिरकत करना शुरू कर दिया और उसके बाद आम जनता भी लोकतंत्र में काफ़ी तैयारी के साथ आने लगी और आज कहा जा सकता है कि भूटान के प्रधानमंत्री राजशाही से संबंध नहीं रखते। भूटान के लोगों ने भारत के राजनीतिक विकास यात्रा से काफी कुछ सीखा। हम अभी भूटान की संसद के अंदर हैं। भारत की तरह यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा, जिसे नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, 2008 में ही संसद की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र काफ़ी तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। भूटान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भारत ने खास भूमिका निभाई। इस वजह से जहां 1970 में भूटान को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, वहीं 1978 में इसे पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई। इसके पहले 1973 में भूटान ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। भूटान भले ही दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक है, लेकिन आज वो दुनिया में बेखौफ सिर उठाकर चल सकता है। Indo-Bhutan relationship is a very special kind of relationship. It's very mutual. भारत और भूटान के लोगों में दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान का रिश्ता बना है। अभी हम खड़े हैं भूटान भारत सीमा पर। हमारे पीछे जो द्वार है उसके उस तरफ भारत है और हम हैं भूटान की धरती पर। अभी तक जो हमने पाया, भले ही भूटान एक छोटा देश है, लेकिन उसके लोग आत्मसम्मान और आत्म अनुशासन से भरपूर हैं। वे दुनिया की हकीकत को समझते हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। भूटान में दरअसल एशिया का गुरुत्व केंद्र बनने की क्षमता है, इसलिए उसे रणनीतिक उठापटक की जगह न समझकर शांति और विकास का केंद्र मानना चाहिए। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।